हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट अकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर उसको स्टार्ट करने वाले। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले कि चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, हम इसके बारे में कुछ बात समझते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर एक टाइप का नंबर सिस्टम है। जैसे हमने पढ़े थे रेशनल नंबर, जैसे हमने पढ़े थे इंटीजर्स, जैसे हमने पढ़े थे इरेशनल नंबर या फिर बोलूं रियल नंबर्स, वैसे ही हमारे पास एक टाइप का नंबर सिस्टम आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर हमारे पास ऑलरेडी इतने टाइप्स के नंबर हैं, हमारे पास ऑलरेडी रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर्स है, नंबर क्या कहते हैं नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स है, फ्रैक्शंस हैं, सब कुछ है, ठीक। और इन सबको ही मिला के हम रियल नंबर भी कहते हैं। तो फिर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हम यही बात समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसे रीजन थे कि हमको एक नया टाइप का नंबर सिस्टम निकालना पड़ा। फिर उसमें जाके हमको एक बात मालूम पड़ेगी, कुछ आयोटा नाम की चीज होती है। तो वो आयोटा क्या है? जब एक बार हम आयोटा को समझ लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, छोटा सा। और फिर उसके बाद में हम सीधे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा पे आएंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर। अगले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मेन पार्ट है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई डू वी नीड सच अ न्यू सिस्टम, हमको ऐसे नए सिस्टम की जरूरत पड़ी क्यों आखिरकार। तो देखो क्या था, हमारे पास ऑलरेडी रियल नंबर्स थे। रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? सारे के सारे रैशनल नंबर्स और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स को मिलाने। रैशनल नंबर भी देख लो, इरेशनल नंबर भी देख लो, वो सब किसके पार्ट थे? रियल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, जो भी कुछ आ सकता है वो सारी चीजें रैशनल नंबर की आती थी। और जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते थे या फिर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, उनको हम लोग इरेशनल नंबर में लिखते हैं। मतलब जितने भी नंबर्स की हमको जरूरत थी वो सारे के सारे यहाँ पे आ जा रहे हैं। अब लेकिन हो क्या रहा था, कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए या एक पर्टिकुलर दिक्कत आ रही थी मैथ में, उसको देखते हुए हमको नया सिस्टम निकाल के लेके आना पड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बोलूं, हम तीन तरीके से इस बातों को समझेंगे। पहला तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस चीज को सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो को आपको सॉल्व करना है। हमने देखा आमतौर पे हम क्या करते हैं, जैसे अगर मेरे पास लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो मैं क्या करता, पहले वन को उस तरफ ले जाते, उसके बाद फिर दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स और वन का अंडर रूट वन, जो कि प्लस माइनस वन के बराबर हमारा आंसर आता है, विच इज अ रियल नंबर जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको सॉल्व करते थे मेरे पास यहाँ पे आ रहा था माइनस वन। अब अंडर रूट अगर मैं लूं तो पहली दिक्कत तो ये कि हमने आज तक अंडर रूट के अंदर माइनस साइन के बारे में बात करी। हम हमेशा कहते थे कि ये चीज पॉसिबल नहीं है क्लास 10 तक, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना। दूसरी चीज, दूसरी दिक्कत क्या आ रही थी कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा जिसका स्क्वायर करने पे कोई नेगेटिव नंबर सामने आता। जैसे अगर मैं किसी प्लस नंबर का स्क्वायर करूं, फॉर एग्जांपल 2, तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। वहीं पे अगर मैं माइनस 2 का स्क्वायर करूं तब भी मेरे पास प्लस 4 ही आता है, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। सो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे कभी भी माइनस वन आ नहीं सकता। रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स के केस में। और दूसरी चीज, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करता तो मेरे पास कुछ इस तरीके की चीज बन के सामने आती, विच इज नॉट पॉसिबल रियल नंबर्स के केस में, क्योंकि रियल नंबर में हम इस चीज के बारे में बात करते ही नहीं। तो दो दिक्कतें तो हमारे सामने ये रही। तीसरी दिक्कत थी, अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर में हम उसके एक्स की वैल्यूज फाइंड करते थे यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला को यूज करते टाइम पे हमको डी की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वजह से हम रूट्स ऑफ नेचर, सॉरी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि जो रूट्स आएंगे, एक्स की वैल्यूज आएंगी, वो इक्वल होंगी तो रियल होंगी या नहीं होंगी, उनके बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा था इसमें कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब जीरो से बड़ी आती है, जीरो से बड़ी आती है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होता था, उस केस में यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते थे।
मतलब रियल नंबर्स होंगे और अलग अलग होंगे, मतलब एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, इस तरीके से। वहीं पे अगर 0 के बराबर आती थी तो रियल एंड इक्वल रूट होते थे हमारे पास। और एक और केस था कि नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाले केस में हम क्या करते थे, हम इसकी वैल्यू निकालते ही नहीं थे, रूट्स की वैल्यू निकालते ही नहीं थे, और वहां पे लिख देते थे नो रियल सॉल्यूशन, कि इस चीज का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं बन के आ रहा। तो इस लाइन का मतलब क्या था कि नो रियल सॉल्यूशन? तो बच्चों इस लाइन का मतलब ये था कि रियल नंबर्स के अंदर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको मैं जब उस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास उसका सॉल्यूशन मिल जाए। मतलब इन तीनों केसेस में जो हमने अभी सामने बात करी, रियल नंबर्स हमारे बेकार हो गए, रियल नंबर्स का कोई फायदा नहीं। यहीं से जाके हमने क्या देखा, यहीं से जाके हमने एक वैल्यूज की बात करी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे था x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1। ठीक, हमने क्या बोला कि अंडर रूट ऑफ -1 जो है इसको हम एक डिफरेंट नाम दे देते। जैसे इसको हम बोल देते हैं कि ये है हमारे पास आई, और आई ही क्या था हमारे पास, आयोटा। बस सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास यही था कि हमने क्या करा, अंडर रूट ऑफ -1 को क्या बोल दिया, आई के बराबर बोल दिया, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। इट इज व्हाट, इट इज अ इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे -1 नहीं आ सकता। हेंस अगर कोई ऐसा नंबर है तो वो कौन होगा, अंडर रूट ऑफ -1, विच इज नॉट अ रियल नंबर। तो हमने उसको क्या बोल दिया कि वो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे सारे के सारे नंबर जिनके पास अंडर रूट में माइनस आ रहा हो उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, और अंडर रूट ऑफ -1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, जिसका नाम है आयोटा। अभी हम इसके बाद बात करते हैं कि कैसे अंडर रूट ऑफ -25, अंडर रूट ऑफ -36, अंडर रूट ऑफ -7, उनको भी हम आयोटा की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो पहले तो हम देख लें कि हमारे पास दो आंसर मिल गए कि हमको जरूरत क्या थी इस चीज की, और दूसरी बात कि आयोटा क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्या थी, कि हमको उसके नीड पर ही उसके बारे में बात कर ली है, आयोटा के बारे में बात कर ली है। अब आयोटा के बारे में बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने पूछा कि सर समझ में आ गया हमको कि हमने -1 के अंडर रूट को आई के बराबर मान लिया है आयोटा, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा तो हम ये -2 के अंडर रूट को क्या माने, हम -10 के अंडर रूट को, -25 के अंडर रूट को भी कुछ मानना पड़ेगा, या इसका भी कोई तरीका है निकालने का? तो हमारे पास बच्चों इसका भी एक तरीका है निकालने का। जैसे अगर मैं अंडर रूट 2 का निकालने की कोशिश करूं, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी के बराबर होता है हमारे पास। सबको पता है, ये 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। नहीं पता है तो इस चीज को अपने दिमाग में डाल दो। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला कि अंडर रूट ऑफ -2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको -1 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं? और अगर मैं इसको -1 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं तो इन दोनों को अलग अलग भी कर सकता हूं। बहुत बढ़िया, इन दोनों को अलग कर दिया। हमने अभी पढ़ के आए हैं कि अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है, आई के बराबर। दैट मीन्स ये आई है और ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2 ऐसे का ऐसा रह जाता है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि किस तरीके से हम बाकी नंबर्स को भी इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अब अंडर रूट ऑफ -25 की बात करते हैं, तो इसको हम 25 इंटू -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अगेन 25 को अलग कर दो और अंडर रूट ऑफ -1 को अलग कर दो। 25 हमारे पास होता है 5 का स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आई। तो हेंस इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 5i के बराबर हो गई। तो अगर मैं इन जनरल आपको बोलूं कि मेरे पास इन जनरल कोई -n नंबर है, सपोज करते हैं, तो इन जनरल आप उसको सिंपल इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ n इंटू आई। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो इस क्वेश्चन की तरह उसका परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया जाएगा, और अगर वहीं पे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम अंडर रूट ऐसे का ऐसा ही छोड़ देंगे। ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी हो गई कि कैसे हम किसी और नंबर्स को भी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मेरे पास दुनिया के जितने भी नंबर्स थे जो अंडर रूट के अंदर क्या आ रहे थे, नेगेटिव आ रहे थे,
उनको सॉल्व करना मेरे पास समझ में आ गया कि कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आई डोंट थिंक सो किसी टाइप की परेशानी होगी। अब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर तक जाने से पहले एक बार हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा को और देख लेंगे, सो डेट हमारा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, और उसके बाद इस पे क्वेश्चंस भी करते हैं। अभी शुरू करते हैं उसको। तो अगर हम ध्यान दें, मैंने आपसे बोला कि आई की जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ -1 के बराबर है, कोई परेशानी नहीं। हमको जो आयोटा की वैल्यूज निकालनी है वो पावर्स की फॉर्म में निकालनी है कि आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 7, आई की पावर 100, इनकी अगर मैं वैल्यूज निकालनी हो तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर आई का मतलब अंडर रूट ऑफ -1 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा? आई स्क्वायर का मतलब अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर। स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 के बराबर। जो हम ये शुरुआत में 4 वैल्यूज लिखेंगे अभी, वो चारों हमको याद करनी है। आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर। वहीं पे अगर मैं आई क्यूब की बात करूं, तो जो आई क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूं? आई स्क्वायर इंटू आई की फॉर्म में, बेसिक मैथमेटिक्स, आई स्क्वायर इंटू आई की फॉर्म में। आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली है माइनस, तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? -आई के बराबर। 3 वैल्यूज हमारे सामने हैं जिनको हमको याद करना है। पहली आई की वैल्यू हम शुरुआत में देख चुके हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई क्यूब की वैल्यू -आई के बराबर होती है। चौथा हमारे पास आता है आई की पावर 4। इंपॉर्टेंट, आई की पावर 4 की अगर हम बात करें, तो आई की पावर 4 को मैं आई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आई स्क्वायर का वैल्यू कितनी थी? -1। अगर हमने -1 का स्क्वायर करा तो आंसर कितना आ गया? तो हमारा आंसर आ गया 1 के बराबर। ये हमारे पास बेसिक 4 हैं जिनकी हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। अब थोड़ा सा अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं, तो आप क्या देखोगे, इन 4 को तो मुझको याद करना है, समझ के लिए कैसे कैसे निकाली गए वो भी पता लग गया। अगर मैं i5, i6, i7, i8, i9 और i10 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, तो देखते हैं जो तरीका मैंने i3 के लिए लगाया था वही मैं इन सब में लगा सकता हूं। i5 की जब मैं बात करूंगा तो क्या उसको i4 इंटू आई की फॉर्म में लिख सकते हैं? i4 की वैल्यू 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होती है तो वापस हमको वही नंबर मिल जाता है। i6 की बात करें तो i4 इंटू आई की फॉर्म, आई स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी होती है, जो कि दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 इंटू -1 के बराबर। i7 की बात करें तो i3, 1 की मल्टीप्लाई फिर से सेम चीज, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी थी? -आई। i4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, आई की पावर 8 को 1 इंटू 1, ये 1। तो अगर आप ध्यान से देखो, चलो 2 वैल्यूज और निकाल लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं आई की पावर 8 इंटू आई की फॉर्म में, इसको मैं लिख सकता हूं आई की पावर 8 इंटू आई स्क्वायर की फॉर्म में। आई की पावर 8 की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास आई आ जाएगा, ये हमारे पास आई स्क्वायर आ जाएगा, जो कि -1 होता है। अब आप साफ साफ से एक सिमेट्री देख पा रहे हो कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आगे बढ़े हैं वो किस तरीके से बढ़े हैं। आई -1 -आई 1, आई -1 -आई 1, आई -1 -आई 1, इस तरीके से हमारे पास बनेगा। इसका मतलब आई की कोई सी भी वैल्यू हो, आई की पावर में कुछ भी दे रखा हो, आई की पावर 2, आई की पावर 100, आई की पावर 1000, 3999 कुछ भी दे रखा हो, उसके सिर्फ 4 ही आंसर आ सकते हैं, या तो आई, या तो -1, या तो -आई, या फिर +1 के बराबर। अब पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से होगा, उसके बाद में इसके लिए छोटी सी ट्रिक भी देख लेंगे। अगर मेरे पास कोई सी भी पावर लिखी है, तो आप एक बात समझ सकते हो कि उसको आई की पावर 4 की वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसका मतलब आई की पावर 4 का जो भी मल्टीपल होगा, 4, 8, 12, 16, 20, मतलब जो 4 की टेबल में आ रहे हैं, उन सब की वैल्यू 1 के बराबर ही होगी। ये वाली बात तो कंफर्म हो गई हमको। इसका मतलब जो बचा हुआ पावर है, मान लो मैं बोलता हूं आई की पावर 9, तो आई की पावर 8 तक की तो वैल्यू 1 हो गई, 8 के बाद 9, 10, 11, ये 3 जो वैल्यू है वो इन तीनों में से कोई एक आएगी। 9 वाली कौन सी होगी? ये। 10 वाली कौन सी होगी? ये। और 11 वाली कौन सी होगी? ये। इसका मतलब अगर आप सोचो तो हम कर क्या रहे हैं, हम आई की जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हुआ होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? अगर मैं 9 की बात करता
और आई 9 को 4 से डिवाइड करता तो हमारे पास रिमाइंडर बचता 1, इसलिए हमारा आंसर भी आई की पावर 1 के बराबर आया। 10 को करा तो रिमाइंडर बचता 2, इसलिए आंसर आई की पावर 2 के बराबर आया। 7 को करता तो रिमाइंडर बचता 3, इसलिए आंसर माइनस आई या फिर आई क्यूब के बराबर आया। तो हमने क्या देखा कि जो भी हमको नंबर दे रखा हो उसका हमको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचे, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो आंसर 1 के बराबर आएगा। 1 बच रहा है तो आई की पावर 1, 2 बच रहा है तो आई की पावर 2, 3 बच रहा है तो आई की पावर 3 के बराबर हम उसको लिख सकते हैं, और उन सबकी वैल्यूज हमको पहले से पता है। तो ये बेसिक चीज समझ में आ गई। यही हमको अभी आगे इन क्वेश्चंस में देखना है जो हम करने जा रहे हैं। अभी 5-10 क्वेश्चंस करेंगे हम आई के पावर के ऊपर ही। बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आयोटा के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे आज के आज। ओके, तो अब हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे, आयोटा के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा समझते हैं और अपने लेक्चर को खत्म करेंगे। अब देखो, हमें इन सबकी वैल्यूज निकालनी है। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन चुके हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सामने हैं। इसमें अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे लिए एज अ प्रॉपर्टी सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं पे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन हो गए, ये हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है अपने 11th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं अभी, इनमें एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको भी एज अ प्रॉपर्टी याद रखेंगे। ये हमारी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए हमारे काम में आएगी। तो आप समझते हैं, इवेल्यूएट करने का मतलब मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं देखूं, पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है आई की पावर 499। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी पावर में हो उसको आप किससे डिवाइड करो, उसको आप डिवाइड कर दो 4 से। जो भी रिमाइंडर बच के आ रहा हो, जो भी रिमाइंडर बच के आ रहा हो वही हमारा आई की पावर में आंसर होगा। अब क्या है, नंबर जो होगा वो नंबर सर हमारे पास बहुत लंबा हो सकता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इतने पूरे को डिवाइड करने बैठूं, एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है, इतने पूरे को अगर डिवाइड करने बैठूंगा, अभी पे मैं 1 करोड़ नंबर दे दूं आपको तो आप डिवाइड करते रहोगे उसको? नहीं। इसके लिए हमको क्या समझना है, हमको किसी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करना है, ठीक, और उसका रिमाइंडर भी पता लगाना है कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, जो हमारा मेन एम है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स, बस लास्ट की 2 डिजिट को आप डिवाइड करो 4 से, बाकी सबको छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मैं 99 को डिवाइड करूंगा तो आप खुद समझो, कॉमन सेंस लगाएंगे अभी, ट्रिक है एक तरीके से। 99 के जस्ट बाद आता है 100। हमको पता होना चाहिए कि 100 4 से डिवाइड होता है। इसका मतलब इससे पहले वाला जो नंबर होगा वो 96 होगा। पक्की वाली बात है, पहले वाला नंबर क्या होगा, 96 होगा। तो या तो आप डिवाइड करके निकाल लो 99 को, अगर हम डिवाइड भी करते हैं तो 4 2 8, 119, 4 3 16, रिमाइंडर कितना बचा, 3। और यहां से अगर हम देखते हैं तो 96 में 99 कितना कम है, 3। तो यहां पर भी हमारा आंसर क्या हो जाता है, आई की पावर 3 के बराबर। बट ये हमको आंसर लिखना है, आई की पावर 3 किसके बराबर होती है, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि माइनस ऑफ आई के बराबर उसका आंसर होता है। सिमिलरली इसकी बात करें, आखिरी में कितने हैं, 06, मतलब 6 ही है खाली। 6 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 1 4, 5 और 6, 2 हमारे पास बचा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, आई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1। बस इतना ही हमको करना था। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए कंप्लीट, है ना। अब इसमें अगर हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, तो क्वेश्चन नंबर 3 लग रहा है कि बीच में माइनस आ गया, पर वो भी बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आओ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो आई की पावर -37, एक्सपोनेंट की पावर में एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी चीज की पावर अगर माइनस में है तो आप उसको उल्टा कर दो और पावर आपकी किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, रेसिप्रोकल करते ही। तो वही काम अपना हम यहाँ पे करेंगे। तो आई की पावर -37 को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आई की पावर 37 एज पर दिस प्रॉपर्टी? हाँ मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो 1 अपॉन 37 आप ऊपर का भूल जाओ, कोई परेशानी नहीं है। 1 आई की पावर 37 को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, रिमाइंडर कितना बचा, 1 के बराबर। तो आंसर भी कितना आ गया, 1 अपॉन आई के बराबर। ये जो आंसर आया है इसको हम इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। इसको हम कैसे नहीं छोड़ सकते, इसको हम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। देखो,
जैसे आपने क्लास 9th में रेशनलाइजेशन टॉपिक पढ़ा था, अपॉन में 1 + 2√3 या 1 + √3 इस तरीके से क्वेश्चन थे, तो उसमें हम क्या करते थे, 1 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के अपॉन से अंडर रूट हटा देते। वही चीज हमको यहाँ पर भी करनी होती है। अगर किसी क्वेश्चन में अपॉन में मेरे पास डिनोमिनेटर में मेरे पास आई आ रहा है, तो मुझको वहां पर आई नहीं रखना। मैं क्या करूंगा, मुझको पता है कि अगर आई स्क्वायर बन जाए तो आंसर -1 हो जाता है, और आई की पावर 4 बन जाए तो आंसर 1 हो जाता है। मैं उन दोनों में से कोई भी एक चीज यहाँ यूज करता हूँ। जैसे दोनों तरीके से करते हैं। 1/i है, अगर मैं ऊपर नीचे इसमें i से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सेम नंबर से जब हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को, मतलब ये चीज हमारे लिए वैलिड है करना। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 × i और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आंसर हमारा कितना आ गया, -i के बराबर। तो इसका आंसर जो होगा वो -i के बराबर होगा। दूसरी चीज, अगर मैं एक तरीके से और कर सकता था कि मैं यहाँ पे i³ और यहाँ पर भी i³ से मल्टीप्लाई करा देता, तब क्या होता, तब हमारे पास ऊपर i³ और नीचे i की पावर 4 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू i³, बिकॉज i की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 एंड i³ की वैल्यू हमने पढ़ी है कितनी होती है, -i के बराबर। तो इन दोनों में से ऐसे क्वेश्चंस में हम कोई सा भी तरीका आजमा सकते हैं। मतलब मान लो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2i, तो ऐसे में आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई i और i से करा के i/2i² विच इज इक्वल्स टू i/2 -2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू -i/2 के बराबर। बस अपॉन में i नहीं आना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना है अच्छे से। अब ये जो चीज थी, अगर मैं a की पावर -n को 1/a की पावर n लिख सकता हूं, तो क्या 1/a की पावर n को उल्टा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर आप इस चीज को देखो तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह दिख रही है, बिल्कुल सेम चीज है। तो जो आंसर इसका आया है वही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आएगा, और ये रहा उसका सॉल्यूशन। इन दोनों में से किसी भी चीज को हम सॉल्यूशन मान सकते हैं। तो इसको एज अ प्रॉपर्टी याद करना है कि i की पावर -1 या फिर 1/i की जो वैल्यू होती है वो -i के बराबर होती है। ये हमको सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, एज अ प्रॉपर्टी भी याद करके चलनी है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक बात समझो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 19 जो नंबर है, या हटाओ पहले 18 देखते हैं, 18 जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब आप उसको 2 × 9 की फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने आपसे कहा 20, तो उसको आप 2 × 10 की फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर किसी चीज से डिवाइड होता है तो हम उसको, जिससे वो डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 इंटू कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, वो उनकी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाली बात हमको समझ में आ गई। वहीं पे अब जैसे मैंने बोला कि 4, कि हमारा जो 20 है वो 4 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको 4 × 5 की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब कोई सा भी नंबर मैं आपको कह दे रहा हूं मैंने कि कोई फलाना नंबर है वो आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है मत उसको कुछ आप लेट कर लो। तो आपने कहा ठीक है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें फैक्टर करने पे 4 तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे कोई और नंबर आ सकता है हमारे पास, उसको हमने n मान लिया। ठीक है, अच्छा अगर 20 था वो 4 5 था, तो 21 को अगर मैं लिखूंगा तो 4 5 +1 की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 20 तो यहां तक हो जाएगा, 21 ये रहा, 22 होगा तो ये, 23 होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 24 होगा तो कुछ बचेगा ही नहीं रिमाइंडर, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे कह रहा है 4n + 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हिस्सा हमारे पास बात कर रहा है ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इससे तो हमको मतलब है नहीं क्योंकि ये 4n की फॉर्म में है। बचा हुआ नंबर क्या है, 3, मतलब वही हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर मान लू मैं वहां पे 11 है तो इस 11 को भी 4 × 2 + 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन हम शुरुआत से करके आए हैं कि 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो i की पावर 3 के बराबर होगा, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू -i। अब लेकिन डायरेक्टली तो हमको करना नहीं होता, हमको सॉल्यूशन करना है। तो देखो इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं।
विच इज ऑल्सो वेरी इजी एंड वेरी नाइस। तो सॉल्यूशन की फॉर्म में अगर मैं करना सोचूं तो आप देखो i की पावर 4n प्लस 3 को हम लिख सकते हैं i की पावर 4n इंटू आई की पावर 3। पक्की वाली बात है, बिकॉज a की पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू a की पावर n के बराबर होता है। अब आगे आओ, एक और प्रॉपर्टी है, a की पावर m इंटू n हमारी होती है a की पावर m की होल पावर n के बराबर। m इंटू n की फॉर्म इसमें भी है, तो क्या मैं इसको i की पावर 4 की पावर n लिख सकता हूं? और आई क्यूब अपना ऐसे ही चला देते हैं अभी के लिए। i की पावर 4 की वैल्यू 1 और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 100, 1 की पावर 1000, 1 की पावर -200, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारा 1 के बराबर ही आता है। और आई क्यूब का आंसर किसके बराबर होगा? माइनस आई के बराबर। हेंस इसका आंसर कितना हो गया? माइनस ऑफ आई। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी है कि कैसे अगर एग्जाम में आएगा तो हमको सॉल्यूशन करना है, एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्टली समझ के रखना है। यहाँ पे अगर मैं 3 की जगह पे 2 कर दूं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आई की पावर 4n प्लस 5। अब बताओ, आई की पावर 4n प्लस 5, तो आपको इसमें समझ के क्या रखना है कि आई की पावर 4n का मतलब तो 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो 5 है उसको भी हम 4 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो चीज बनेगी ये 4n प्लस 1 प्लस 1, इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ n बचा, यहाँ 1 बचा। किसी भी नंबर में अगर 4 की मल्टीप्लाई हो रही है तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, हेंस ये चीज पूरी गायब हो जाएगी, सिर्फ आई की पावर 1 बचेगा। तो इस तरीके से हमने अपने शुरू के 5 क्वेश्चंस कर लिए जो हमको बेसिक नॉलेज देते हैं कि आयोटा को हमको किस तरीके से डील करना है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या फिर 2 नंबर में ही आएंगे, बट स्टिल हमारे लिए क्या है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, 6th 7th दोनों एक तरीके से करने हैं, 8th 9th दोनों एक तरीके से करने हैं, 10th वाला बहुत इजी है, समझ जाएंगे अभी उसको। 6th वाले की अगर हम बात करें तो वहां पे लिखा है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4। कोई परेशानी नहीं, वैल्यू पुट करते हैं। 1 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, सॉरी यहाँ पे आई है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i एंड आई 4 की वैल्यू प्लस का 1। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन के आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस आई से माइनस आई कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। इजी क्वेश्चन था, बस इसमें एक चीज समझने वाली थी। हमको ये पता है कि जो हमारी पावर्स होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो इसी पैटर्न में रिपीट होती है, आई स्क्वायर आई क्यूब आई 4। जो इनकी वैल्यू है वही i5 i6 i7 i8 की होगी, वही वैल्यू लाइन से रिस्पेक्टिवली i8 i9 i10 i11 i12 की होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लगातार आयोटा की 4 वैल्यूज को उनकी पावर्स में ऐड करूं तो आंसर 0 के बराबर आएगा। सर ऐसा समझ में नहीं आया, इसका कोई प्रूफ करके बताओ। तो भाई इसका प्रूफ है हमारे पास ये, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, समझते हैं कैसे। अगर आप देखो एक नंबर n है तो उसके अगला कौन सा होगा? n+1। उसका अगला कौन सा होगा? n+2। उसका अगला कौन सा होगा? n+3। ये तो हम 10th क्लास तक मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं। ठीक है, n को मान लो 1, तो 1 के बाद 1+1 2, 1+2 3, 1+3 4 के बराबर हो गया। अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 7th है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें क्या है, आई की पावर n प्लस आई की पावर n+1 प्लस आई की पावर n+2 प्लस आई की पावर n+3 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो अगर आप ध्यान दो तो पावर में m प्लस n वाली प्रॉपर्टी लग रही है, जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख के आए थे। तो क्या मैं इन सब को आई की पावर n इंटू आई की पावर 1, आई की पावर n इंटू आई की पावर 2, आई की पावर n इंटू आई की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ सर, आप बड़े आसानी से लिख सकते हो, वो भी हम बचपन से प्रॉपर्टी पढ़ते आए हैं। तो आगे आ जाओ, देखो यहां पर भी आई की पावर n आ रहा है, यहां पर भी आई की पावर n आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं x² प्लस 2x प्लस 3xy,
तो इसमें से आप कुछ कॉमन ले पाओगे? हाँ सर, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो भैया i की पावर n को x मान लो, कॉमन ले लो। तो i की पावर n जब कॉमन लिया तो यहाँ से पूरी चीज हट गई, कुछ बचा ही नहीं, तो 1 बचा, यहाँ पर i बचा, यहाँ पर i स्क्वायर बचा, और यहाँ पर i क्यूब बचा। बात समझ में आ गई? i1 i स्क्वायर i क्यूब कहीं ना कहीं वैसा ही होगा, पर समझते हैं। आ जाओ, इसको अगर मैं देखूं तो i की वैल्यू 1 की वैल्यू तो सेम है, कोई परेशानी नहीं है। आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1 और आई क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ आई के बराबर। 1 से -1 कट जाएगा, आई से माइनस आई कट जाएगा, जो आंसर आएगा वो आई की पावर n इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमको एज अ रिजल्ट याद रखना है कि लगातार जब 4 पावर्स आई की लगातार 4 पावर्स हो और वो एडिशन में हो तो उनका आंसर हमेशा 0 के बराबर आता है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर कैसे हुआ सर? यहाँ पे तो आई की पावर 1 से लेके 4 है, यहाँ पे 1 दे रखा है, आई की पावर 1 से लेके 3 है। तो बच्चों आई की पावर 4 को अगर मैं 1 लिख सकता हूं तो 1 को भी तो आई की पावर 4 लिख सकता हूं। अब बन गया आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4। ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इसका सॉल्यूशन एक बार अच्छे से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने 2 क्वेश्चंस को और निपटाया। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना इंपॉर्टेंट ये था, ये एज अ रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ये एज अ क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आओ इनकी बात करेंगे। इनकी बात कैसे करेंगे? देखो है तो इजी, अगर आपको अभी तक की बात पूरी पूरी समझ में आई है तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास इजी है। आइए, मैंने बोला हमको करना है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 अप टू आई की पावर 30। आप साफ साफ देख रहे होंगे कि जो भी यहाँ पे पावर्स आ रही हैं, 1 को हटा दो, जो भी यहाँ पे पावर्स आ रही हैं वो सब इवन नंबर है। और आई की इवन नंबर में 2 वैल्यूज हैं, एक आई स्क्वायर के लिए और एक आई की पावर 4 के लिए। आई स्क्वायर के लिए वैल्यू होती है -1, आई की पावर 4 के लिए होती है वैल्यू +1। तो मैं समझ गया कि इनमें जो जो नंबर आई की पावर 4 का मल्टीपल है, मतलब आई की पावर 4, आई की पावर 8, आई की पावर 12, 16, 20, 24, उन सब की वैल्यू तो 1 होगी। जो 2 का ही मल्टीपल है, सिर्फ 4 का नहीं है, जैसे 2, 6, 10 ये सब वगैरह, उनकी वैल्यू -1 होगी। तो आइए सर वैल्यू पुट करते हैं। 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और यहां पे आएगी वैल्यू -1। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, पैटर्न बन रहा है। कैसे पैटर्न बन रहा है? 1 प्लस -1 0, 1 प्लस -1 0। इसका मतलब जब तक ये 2 पेयर लगातार आते रहेंगे तब तक मेरा आंसर कितना आएगा? 0 के बराबर आएगा। अगर मैं 2-2 के ग्रुप में बांटू इनको, देखो ग्रुप में कैसे बांट सकते हैं, या तो 1-1 के या तो 2-2 के। वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से। 1 तो आने से रहा क्योंकि 1 हमारा पहला है। क्या होगा? आखिरी नंबर या तो -1 आएगा, आखिरी नंबर या तो -1 आएगा, या फिर आखिरी नंबर 1 आएगा। अगर आखिरी नंबर -1 आ रहा है तो इसका मतलब उससे पहले +1 भी होगा, जिसकी वजह से वो चीज 0 हो जाएगी। तो इसके 2 आंसर आ सकते हैं, या तो इसका आंसर आ सकता है 0, या फिर इसका आंसर आ सकता है 1 के बराबर। 0 कब आएगा? जब लास्ट वैल्यू जो होगी वो -1 के बराबर होगी। 1 कब आएगा? जब लास्ट वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर होगी। तो मैंने देखा इस केस में लास्ट वैल्यू कितनी है? -1। इसका मतलब इससे पहली वाली +1 होगी, +1 -1 फिर से 0। तो इस पर्टिकुलर चीज का आंसर क्या आएगा? 0 के बराबर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हमने क्या बोला? हमने सबकी वैल्यूज पुट करी। मैंने देखा यहाँ पे कुछ पेयरिंग जैसा काम हो रहा है, 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1। चलो, अगर यहाँ पे 1 -1 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अगले 1 -1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, अगले 1 -1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसमें हो क्या सकता है? अगर आंसर में देखूं यहीं तक तो 1 -1 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट, 1 4 डिजिट तो -1
5वां नंबर ले लेंगे तो +1। तो अगर आखिरी डिजिट -1 आ रही है तो आंसर कितना होगा 0, और आखिरी डिजिट 1 आ रही है तो आंसर कितना होगा 1 के बराबर। ये बस छोटा सा हमने एक ऑब्जर्वेशन था जो हमने देखा। अच्छा, हमने ये सब देखने की जरूरत क्यों पड़ी? सर सिंपल 30 तक दे रखा है, एक्सपेंड कर तो सकते हैं। अगर यहाँ पे 300 दे रखा होता तब तो एक्सपेंड नहीं कर पाते। तो उस केस के लिए हमको ये वाली चीज समझनी पड़ेगी कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक सिमेट्री बन रही हो, एक पेयरिंग बन रही हो, समेशन निकालना हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उनमें अपना पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा तरीका होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो टर्म्स आ रही हैं सारी की सारी, उन सारी टर्म्स में जो कॉमन रेशियो है, हम चले गए जीपी के ऊपर, जो क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ा था हमने और 11th में भी पढ़ेंगे। जीपी में कॉमन रेशियो आर था। अगर टर्म्स का कॉमन रेशियो सेम आए तो इसका मतलब वो जीपी में है। कॉमन रेशियो क्या था, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। सबका ही आंसर आई स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो हम जीपी की हेल्प से भी इसको बता सकते हैं, पर उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9th की बात करूं तो उसमें क्या कर रखा है, उसमें यहां पर दे रखा है आई की पावर 32। 32 का मतलब 4 से डिवाइड हो रही है, तो यहां पर आंसर कितना आएगा 1। अब आप देखो, या तो लास्ट डिजिट -1 हो सकती थी तो उस केस में आंसर 0 आ रहा है, या तो लास्ट डिजिट 1 हो सकती थी तो उस केस में आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां तक का जो -1 वाला होगा वो पिछले वाले 1 से आपस में दूसरे को काट चुका होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 1 के बराबर। इस तरीके से हमने अपना 9th क्वेश्चन भी देख लिया। आई डोंट थिंक किसी भी तरीके की इसमें अभी तक परेशानी पड़ी हो। अगर पड़ी है तो आप उनको बता सकते हैं, हम उसमें दोबारा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th की अगर हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आयोटा सीरीज का। आयोटा के ऊपर जो भी क्वेश्चंस थे उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 10th में अगर आप देखो, बल्कि ये क्वेश्चन पहली बात तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। 507, 508, 509, 510 बिल्कुल इस तरीके से बन के आया है, तो ये हमारा हो जाएगा 0। 1 2 3 4 ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0, जो मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइन होता है और हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, हमारा आंसर खत्म। अब ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दिया क्यों, एक तो ताकि ये चीज हमको और समझ में आ जाए, इसका आंसर हम नॉट डिफाइंड ना लिख के आ जाए, सॉरी 0/0 ना लिख के आ जाए। और याद रखना 0/0 को हम 1 नहीं लिख सकते हैं ऐसे काट के, ये हमारा कंप्लीटली रॉन्ग है। 0/0 होता है नॉट डिफाइंड। ठीक, कई बच्चे गलती कर देते हैं पर छोड़ो। दूसरा ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेगा कि आर डी शर्मा वगैरह में 507, 509, 5011, 5012 इस तरीके से, तो उनमें आप क्या करोगे, इन सब की इस तरीके से वैल्यू निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे और अपना आंसर बता दोगे। तो ये था हमारा पूरा आयोटा के बारे में। अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो हम अगली वीडियो में अपना कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये तो इमेजिनरी नंबर था, हमने समझ लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उनके बारे में हमको बात करनी है, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।